नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील की है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ट्वीट किया है और अपील की है कि सिंगापुर से जो हवाई सेवा है उसको तुरंत रद्द किया जाए। केजरीवाल के मुताबिक सिंगापुर का कोरोना का नया रूप कहीं ज्यादा खतरनाक है। सिंगापुर स्ट्रेन के चलते भारत में तीसरी लहर कोरोना की जल्द आ सकती है। इसी के मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपील की है केंद्र सरकार से सिंगापुर से जो तमाम फ्लाइट्स हैं उनको तत्काल रद्द किया जाए, उन पर तत्काल रोक लगा दी जाए। अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि आने वाले वक्त में तीसरी लहर और ज्यादा कहर बरपा सकती है और इसमें सिंगापुर एक अहम भूमिका निभा सकता है। लिहाजा सिंगापुर के साथ हवाई यात्रा तुरंत रद्द हो, बच्चों के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने, सुनिए जरा। दिल्ली में 72 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड है। जिनके पास राशन कार्ड है उनको सरकार हर महीने 5 किलो राशन देती है, 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल। इस महीने ये 5 किलो राशन जब देती है सरकार हर महीने, तो उनसे तो क्या वाकई तीसरी लहर बहुत ज्यादा खतरनाक है और उसमें अहम भूमिका सिंगापुर निभा रहा है? क्या सिंगापुर ज्यादा कहर बरपा सकता है आने वाले वक्त में और एक बड़ी चुनौती बच्चों के सामने पेश कर सकता है? इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है। डॉक्टर राहुल भार्गव साहब है हमारे साथ, आप डायरेक्टर हैं FMRI के। डॉक्टर एल तोमर साहब हैं हमारे साथ, आप डायरेक्टर हैं मैक्स अस्पताल के। हमारे साथ डॉक्टर संजय धवन साहब जुड़ रहे हैं, आप भी मैक्स अस्पताल से जुड़े हुए हैं। और हमारे सहयोगी राहुल डबास भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय को, ICMR को और कोरोना के मामलों को कवर करते आ रहे हैं। लेकिन पहला सवाल डॉक्टर राहुल भार्गव आपसे, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बात कह रहे हैं, आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं कि एक्सपर्ट के तौर पर सिंगापुर स्ट्रेन? देखिए, मैंने सुना अभी जो अरविंद केजरीवाल जी ने बोला, शायद उनके पास डेटा होगा उसके बारे में, पर अगर हम खुद का डेटा देखते हैं तो सिंगापुर में जो पिछले एक हफ्ते में 32 अनलिंक्ड केसेस हुए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले में पहली बार हुए हैं, सबसे ज्यादा केसेस पाए गए हैं, और जिसको देखते हुए उन्होंने लॉकडाउन जैसी प्रक्रिया लगा दी है, वो हमारे B1.167 वेरिएंट से हुए हैं। इसका मतलब यह है कि जो हिंदुस्तान में प्रीडोमिनेंट वेरिएंट था वो वहां की एक नर्स में पाया गया और नर्स के थ्रू हॉस्पिटल में स्प्रेड आउट हुआ, उसके बाद लोगों में पाया गया। तो ये कहना कि वो सिंगापुर का नया वेरिएंट है, ये थोड़ा सी अटपटी सी बात लगती है, पर डेटा देखना पड़ेगा कि क्या कोई नया वेरिएंट पिछले 2 हफ्तों में आया है। इसका वजह यह भी हो सकती है कि जो हमारा खुद का लोकल वेरिएंट है, होम ग्रोन वेरिएंट है, जो इस जगह से उड़ के दूसरी जगह गया है, जो ज्यादा संक्रमक है, ज्यादा तेजी से फैलता है। पर हो सकता है कि अगर स्वास्थ्य सुविधाएं सिमिलर हो जैसे यूके में थी, तो मोर्टेलिटी उतनी ज्यादा ना हो। पहली चीज ये समझने वाली बात है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, पिछले साल में 32 केसेस नए आए, कितनी जबरदस्त सर्विलेंस है। बट हालांकि उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 58 लाख की है और वो 22 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। सर्विलेंस देखिए, जैसे ही 32 केसेस आए उन्होंने लॉकडाउन की प्रक्रिया चालू कर दी, 2 लोगों का मिलना बैन कर दिया, आउटडोर डाइनिंग बंद कर दी। तो इसे कहते हैं सर्विलेंस के माध्यम से आपको हॉकिश आई रखना। और सर्विलेंस के माध्यम से उठाए जाने हैं डॉक्टर भार्गव, ये मैं आपसे आगे भी समझूंगा विस्तार से कि हम क्या कदम उठा सकते हैं अगर इस तरीके का ये कहीं नहीं है तो भी। जी डॉक्टर भार्गव, आपसे निवेदन करूंगा, कहीं ऐसा नहीं है, कोई वेरिएंट अभी नहीं है जो बच्चों में ज्यादा संक्रमण पहुंचाता हो। ये इनडायरेक्ट एविडेंसेस हैं, ठीक कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं। राहुल डबास, आप लगातार ICMR को कवर कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय को कवर कर रहे हैं। आखिर क्यों एक राज्य के मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ा कि तीसरी लहर के पीछे सिंगापुर स्ट्रेन कहर बरपा सकता है, एक अहम भूमिका निभा सकता है? क्या डेटा, क्या आधार, जिस पर सवाल डॉक्टर भार्गव यहां खड़ा कर रहे हैं? देखिए, अभी तक डाटा नहीं दिया गया। एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो इंसाकॉब है, जिसमें 10-11 लेबोरेटरी है जहां जीनोम स्टडी की जाती है, वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। यानी अगर डाटा अगर होगा भी जीनोम स्टडी के आधार पे, तो वो केंद्र सरकार के पास पहले आएगा और वो राज्यों से साझा करेंगे, जिस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री ने यूके स्ट्रेन को लेकर कहा था। ये निश्चित तौर से हो सकता है कि कुछ स्ट्रेन है जो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन के बाद ये कहा दिया था कि हम कोविशील्ड वैक्सीन नहीं लेना चाहते। ब्राज़ील का स्ट्रेन अलग से काम करता है। जो फ्रांस का स्ट्रेन है
वो RT-PCR रिपोर्ट में कई बार नेगेटिव आ जाता है। भारत के भी अगर स्ट्रेन की बात करें B1617 या फिर N440, ये दो ऐसे स्ट्रेन जो बहुत तेज़ी से फैलते हैं। तो स्ट्रेन्स बहुत सारे हैं और म्यूटेशन की बात करें 14 लाख से ज़्यादा म्यूटेशन अभी तक कोरोना वायरस में आ चुके हैं, दिसंबर से लेकर 2019 से लेकर और 2021 के बीच में। ऐसे में ये देखना होगा कि जो कहा गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, वो इंसाकॉप की तरफ से, ICMR CSIR की तरफ से उसकी पुष्टि होती है या नहीं होती है, क्योंकि अभी तक सिर्फ डाटा आया है। अनुराग, हमने बात करने की कोशिश की थी कि दिल्ली सरकार के जो सबसे बड़े बच्चों के अस्पताल हैं उनके डायरेक्टर से भी, डॉक्टर शेरवाल से भी, अभी तक उनसे भी कोई डाटा नहीं मिल पाया है, क्योंकि जो दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स हैं क्या उनके पास ऐसे बच्चों में ये आए हैं, नया म्यूटेशन आया है जिसकी वजह से सीएम ने खुद ऐसा स्टेटमेंट दिया, लेकिन डाटा का भी इंतजार करना होगा। जी अनुराग, तो डाटा का इंतजार करना होगा। लेकिन डॉक्टर तोमर, आपसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे सर, क्या आने वाले वक्त में तीसरी लहर एक बड़ी चुनौती है खासकर बच्चों के लिए? अनुराग जी, तीसरी लहर तो कोई भी लहर हो, चुनौती तो है ही, क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन सा वेरिएंट होगा। जिस तरीके की बात अभी इस वेरिएंट की बात की करिए जो सिंगापुर वेरिएंट है, एक्चुअली ये इंडियन वाला ही वेरिएंट है, B1617। इसके केसेस पीक में सिंगापुर में 6 केसेस थे पहले और अचानक ही 36 केसेस हो गए। सो सिंगापुर के लिए काफी लार्ज नंबर था और इसी नंबर को देखते हुए उन्होंने सारा लॉकडाउन की प्रक्रिया जी सारे रेस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगा दिए हैं। और इसकी जो ट्रेसिंग हुई तो वो चांगी एयरपोर्ट से लिया गया और यही समझ रहे थे, जिस तरह की अभी हमारे केजरीवाल साहब ने कहा कि वो सिंगापुर से आने वाले लोगों पर रोक लगा दी जाए, फ्लाइट्स बंद कर दी जाए, ऐसा ही सिंगापुर ने पहले इंडियन फ्लाइट्स को पे बैन लगा दिया गया है। और ये जो वेरिएंट है ये बच्चों में, जैसे कि जितने 36 केसेस थे उसमें ज्यादातर बच्चे थे और बहुत तेजी से स्प्रेड किया ये उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। सो अगर तीसरी वेव आती है, अगर हम ये मानते हैं यही वेरिएंट है और ये बच्चों में हो रहा है ज्यादा और ये तीसरी वेव आती है तो नेचुरली चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे बच्चे अभी वैक्सीनेट नहीं हुए हैं, वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई है और वैक्सीन अभी उनके लिए कोई आई भी नहीं है। तो ये वास्तविक रूप से चिंता का विषय कि कोई भी ऐसा वेरिएंट, कोई भी ऐसा म्यूटेंट वायरस जो कि बच्चों को तेजी से अफेक्ट करे और बच्चों को मेजॉरिटी केसेस में अफेक्ट करता है, तो वो हमारे लिए वास्तव में चिंता का विषय होगा। जो तमाम आंकड़े सामने आ रहे हैं वो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ाते हैं। ये कहा जा रहा है कि जो पहली लहर थी उसमें सिर्फ 1% बच्चों तक उसका असर हुआ था, दूसरी लहर में वो 4 गुना हो गया, लगभग 3.5 से 4% तक उसने अपना असर छोड़ा, और जो तीसरी लहर जिसका खतरा लगातार बना हुआ है 10% तक बच्चों में वो कहर अपना बरपा सकती है। यानी हालात आने वाले वक्त में बहुत बुरे हो सकते हैं। कैसे हो सकता है, लेकिन कुछ भी गारंटी नहीं किस बात की। आने वाली स्ट्रेन का असर किस पे ज्यादा होगा, किस उम्र पे असर ज्यादा होगा, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन अगर सिंगापुर में अगर ज्यादातर बच्चों को में इन्फेक्शन पाया गया है तो चांसेस हैं कि जो नेक्स्ट न्यू स्ट्रेन अगर है, अगर ये स्ट्रेन नहीं है तो बच्चों में असर कर सकती है। ऑल्सो बच्चों में रोकथाम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बच्चे कंप्लाइंट उतने नहीं होते हैं। एंड सो फार हम जैसे कि लोगों में धारणा बनी है कि बच्चे सेफ हैं, बच्चे सेफ नहीं है, एंड दिस इज द टाइम टू टेक प्रिकॉशन फॉर देम। तो सावधानी बरतने की जरूरत है। राहुल डबास, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए अनुराग, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बच्चे अभी भी सेफ नहीं है, क्योंकि अगर दिल्ली के सीरो सर्वे की बात करें 5 सीरो सर्वे हुए हैं। तीसरे सीरो सर्वे के बाद जो वयस्क हैं, जो बड़े लोग हैं, उनसे ज़्यादा संक्रमण बच्चों में पाया गया था। जो अक्टूबर में सीरो सर्वे हुआ था उसमें तकरीबन 34% बच्चों में एंटीबॉडी पाई गई थी, जबकि 29% बड़ों में थी। उसके बाद अगर भारत के अखिल भारतीय स्तर पर जो सीरो सर्वे किया जाता है, दिसंबर में हुआ था और जनवरी फरवरी में उसका डाटा आया था, उसमें भी 21% बड़ों के अंदर था और 24 से 25% बच्चों के अंदर था। अगर उसके बाद फरवरी की बात करें, जो दिल्ली का चौथा सीरो सर्वे था, उसमें भी 56% दिल्ली की आबादी में एंटीबॉडी पाई गई थी सीरो सर्वे के परसेंटेज के हिसाब से, जिसमें बच्चे ज़्यादा थे। तो बच्चे इन्फेक्ट हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ज़्यादा भी कई बार इन्फेक्ट हो रहे हैं, लेकिन अभी तक जो मोर्टेलिटी है, जो सीवियरिटी है, वो बहुत ज़्यादा निकल के नहीं आई है। डॉक्टर पॉल से भी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, जो खुद एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी है, नीति आयोग के हेल्थ सदस्य है। उन्होंने भी कहा कि बच्चे संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन बच्चे में मोर्टेलिटी कम है और ऐसा ही हमें रखना होगा। घर में भी जितना संभव हो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जैसे प्रोटोकॉल पालन करने होंगे। बेहद अहम बात यहाँ पर आप राहुल डबास कह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर राहुल भार्गव, आप शायद किसी बात से इत्तेफाक नहीं थे, आप गर्दन हिला रहे थे। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके यह भी कहा है कि बच्चों के वैक्सीनेशन के विकल्प पर विचार जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। क्या ये मुमकिन है हिंदुस्तान के लिए? और उससे भी बड़ा सवाल, अहम सवाल ये कि क्या ये जरूरी है, बेहद जरूरी है कि बच्चों का वैक्सीनेशन हो? देखिए, बिल्कुल सही बात कही। अगर आप थोड़ी देर के लिए साउथ ईस्ट एशिया से, मैं राहुल दबास जी से रिक्वेस्ट करूंगा सर, इसको इंडियन वेरिएंट ना कहें, ये डबल म्यूटेंट है।
जो यूके से आया है, इसका नाम हिंदुस्तानी वेरिएंट नहीं है, उसमें म्यूटेशन होती रहेंगी, ये थोड़ा सा हमको सोचना है। पहली। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बच्चों में जैसे अमेरिका में वैक्सीनेशन के लिए अप्रूवल मिल गई है, देश भी आगे बढ़ रहा है उस तरफ, साक्षात है कि किस तरीके से हम बच्चों में वैक्सीनेट कर पाए। बट मोटा मुद्दा देखिए, अगर आप यूके में देखें, सेम वेरिएंट था B1.167, क्या वहां बच्चों में ज्यादा आया? आपके पास प्रेसिडेंस है। अगर आपकी पॉपुलेशन, एडल्ट पॉपुलेशन 60% वैक्सीनेटेड है अमेरिका की तरह और यूके की तरह, तो बच्चों में ये नहीं फैलेगा। ये बात समझना आवश्यक है, क्योंकि आपके स्कूल नहीं खुल रहे, बच्चे पार्क में नहीं खेल रहे, बच्चे सड़क पे नहीं खेल रहे। बच्चों का जब स्कूल खुलेगा तब ये बात हो सकती है। अमेरिका में, सिंगापुर में ये डिबेट है कि किस तरीके से हम स्कूल खोलें, ये हमारे लिए एक मुद्दा रहेगा, देखने के लिए केस स्टडी रहेगी। जब तक ऐसा नहीं होता, बच्चे संक्रमक नहीं होंगे। आपको बात ये करनी चाहिए कि किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा एडल्ट लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसको इकोनॉमी पहिया चलाना है, उसकी जगह हम 12 साल के बच्चे को, डॉक्टर भार्गव, बेहद अहम बात आप यहाँ पर कह रहे हैं और लगातार केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हम वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाएंगे। चुनौतियां वहां पर बहुत ज्यादा है। चाहते हैं 110 करोड़ वैक्सीन कहां से लाएंगे? आप बिल्कुल, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जो आप खड़ा कर रहे हैं यहाँ पर, कि इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीन कब तक मिल पाएंगे। लेकिन डॉक्टर तोमर, जब तक 60 करोड़ आबादी का वैक्सीनेशन नहीं होता है, तब तक तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जाएं? क्या बच्चों को आइसोलेशन में रखना होगा? बिल्कुल सही, जैसे अभी कहा, एडल्ट्स पॉपुलेशन को हमें वैक्सीनेट करना होगा। बच्चों को तो हमने आइसोलेट कर रखा है, जितनी रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं वो काफ़ी है। स्कूल जाना अभी बंद हो रहा है, स्कूल सारे बंद हैं, एग्जामिनेशन प्रक्रिया सारी बंद है, तो बच्चों में स्प्रेड करने की संभावना एडल्ट से ही है। और एडल्ट्स अपने आप को बचा लेते हैं या एडल्ट्स को हम वैक्सीनेट कर पाते हैं, तो हम उसे उस तरीके से बच्चों को बचा सकते हैं। हमारी पॉपुलेशन को देखते हुए हमारी जनसंख्या करना भी एकदम संभव नहीं है। जैसे कि अभी पिछले कुछ दिनों में आंकड़े दिए गए हैं कि अगर हम अभी हमारी जो वैक्सीनेट करने की जो दर है वो लगभग 50 लाख वैक्सीन पर डे है। अगर हम 90 लाख वैक्सीन पर डे पर आते हैं तो उसमें भी करने के लिए हमें करीब 4 to 5 मंथ्स लगेंगे, जिसमें शायद हम जो अगस्त में आ पाएंगे और अगस्त से दिसंबर तक हम शायद पूरी अपनी इंडियन पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर पाएं। सो उतनी वैक्सीन प्रोक्योर करना कोई आसान कार्य नहीं है। उसके लिए प्रोड्यूस भी करना, प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ानी है, उसके लिए इंपोर्ट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ाने हैं, और वो रातों रात मुमकिन नहीं है। तो जिस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, वैक्सीनेशन की रेट बढ़ाया जा रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन अभी राहुल डबास, मैं आपसे भी समझूंगा कि केंद्र सरकार के स्तर पर और एक्सपर्ट्स क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं इस चुनौती के लिए, लेकिन डॉक्टर संजय धवन, अभी ना तो उन तमाम जरूरतमंदों का वैक्सीनेशन हो पा रहा है, वहीं दूसरी तरफ तीसरी कोरोना की लहर की दस्तक भी नजर आ रही है, चुनौती भी नजर आ रही है। विकल्प क्या है सर, कैसे बचाव करें खासकर बच्चों का? हम वैक्सीनेशन को एक बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन नहीं मानते। अगर हम एक्सपीरियंस देखें चिली में और सेशल्स में, जहाँ की 70% ज्यादा पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है, इस समय वो लोग भी जूझ रहे हैं नई स्ट्रेन से। ये वायरस जो म्यूटेशन बहुत कॉमनली हो रही है और बहुत ज्यादा अपना रूप बदल रहा है। इस कंडीशन में वैक्सीनेशन उतनी देर से काम नहीं करेगी। प्रिवेंशन प्रिकॉशन हमारे को सबको मेंटेन करना पड़ेगा। बच्चों का प्रिवेंशन प्रिकॉशन और भी ज्यादा जरूरी है। रीजन भी कि अगर चीज बच्चों में बढ़ती है तो बच्चों की बीमारी से डील करने के लिए हमारे पास सुविधाएं उतनी उपलब्ध नहीं है। जो अस्पताल हैं वो सब बड़ों के लिए, एडल्ट्स के लिए गियर्ड है, इक्विपमेंट एडल्ट्स के लिए गियर्ड है, डॉक्टर्स एडल्ट्स के लिए गियर्ड है, पीडियाट्रिशियंस, पीडियाट्रिक फैसिलिटीज हमारे पास बहुत कम है। अगर ये चीज बच्चों में बढ़ती है तो बहुत ज्यादा त्रसाली फैलाएगी। तो इसका सीधा मतलब ये कि अगले कुछ महीनों तक बच्चों को घर में ही रहना होगा, ये तय माना जाए? जी, प्रिकॉशन प्रिवेंशन इज द ओनली थिंग व्हिच वी कैन डू राइट नाउ। डॉक्टर भार्गव, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले राहुल डबास, जो तमाम पॉलिसी मेकर्स हैं वो बच्चों को बचाने के लिए किस तरीके की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं? क्या उनका विजन, क्या उनका प्लान? देखिए, फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू किया जाए दिल्ली के एम्स के समेत कई सेंटर्स में। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी है, क्योंकि कई पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट से हमारी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई, कि अगर तीसरी वेव में कोई नया तरह का स्ट्रेन, नया तरह का म्यूटेशन आता है जो बच्चों को अलग तरीके से प्रभावित करे, तो क्या उस वक्त हमारे पास वो वैक्सीन होगी या नहीं होगी? क्योंकि इजराइल ने बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया है, वहाँ केसेस कम हो गए। लेकिन सेशल्स का उदाहरण देना चाहूँगा अनुराग, वहाँ पर इजराइल से ज़्यादा, बहुत छोटा देश है लेकिन इजराइल से भी ज़्यादा वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है और वहाँ
बहुत बड़ी संख्या में केसेस निकल के आ रहे हैं सीनोवैक्स का और कोविशील्ड का इस्तेमाल किया, यानी सीनोवैक्स जो एस्ट्राजेनेका की है, मतलब सीनोवैक्स जो चाइना की है और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का इस्तेमाल किया है। ऐसे में ये भी देखना होगा कि बच्चों की तीसरी वेव से पहले जो वैक्सीन का हम ट्रायल करें, जो पॉपुलेशन को, बच्चों की पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करें, क्या वो उस तरह के स्ट्रेन्स पे कामयाब होगी जो तीसरी वेव में बच्चों को लग सकता है। ऐसे में सवाल उठता है जीनोम स्टडी का, कि जीनोम स्टडी करके हमें ये पता लगाना होगा, क्योंकि बहुत बड़ा सैंपल साइज है हिंदुस्तान के अंदर, बड़ी संख्या में बच्चे प्रभावित हुए, संक्रमित हुए दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में, लेकिन जिनमें लक्षण आए हैं उनमें कौन सा स्ट्रेन है, और अगर वो स्ट्रेन पता चल जाता है उसके आधार पर ही वैक्सीन अगर बनाई जाए, बच्चों पर ट्रायल किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी अनुराग। डॉक्टर राहुल भार्गव, जो बात हमारे सहयोगी राहुल डबास कह रहे हैं बच्चों की वैक्सीन के लिए, क्या ये इतना आसान है सर? क्या ये रातों रात हो सकता है? बिल्कुल, पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि बच्चों में लॉन्ग टर्म एसोसिएशन देखना वैक्सीन का जरूरी है। अमेरिका में ये डिबेट चल रही है कि 12 से 15 साल के लोगों को इमरजेंसी ऑथराइजेशन जो फाइजर वैक्सीन का दिया गया वो सही है कि गलत है। उसके बाद भी आगे बढ़ गए हैं। सिंगापुर में भी बच्चों को वैक्सीनेट करना स्टार्ट कर दिया है, कनाडा ने कर दिया है, यूएस ने कर दिया है। पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज, आज 18 मई 2021 तक जितने भी वेरिएंट इस दुनिया में उपलब्ध हैं, वो वैक्सीन के लिए एमनेबल हैं। वो फाइजर वैक्सीन हो, कोविशील्ड हो या आपकी मॉडर्ना वैक्सीन हो, तीनों वैक्सीन। और कल का पेपर अगर हम देखें तो कोवैक्सीन ने दिखा दिया है कि B1.167 के अगेंस्ट में भी कोवैक्सीन कारगर है। तो आगे क्या होगा, कैसी वैक्सीन आएगी, उसका क्या स्वरूप होगा, ये आने वाला समय बताएगा। पर 18 मई को आपको अगर तैयारी करनी है तो शायद पीडियाट्रिक आईसीयूज को सुदृढ़ करना पड़ेगा, मेल न्यूट्रिशन को देखना पड़ेगा, और साथ में आपको रिंग बनाना पड़ेगा, जिसे रिंग वैक्सीनेशन कहते हैं। बच्चों, एडल्ट में वैक्सीनेशन की दर को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर भार्गव, एडल्ट्स का वैक्सीनेशन अपने आप में एक बड़ा डिबेटेबल मुद्दा है सर, वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। हिंदुस्तान में जितने लोगों का वैक्सीनेशन होना है उसके लिए कितने महीने लगेंगे, कितने साल लगेंगे, अभी तो इस पर भी चर्चा हो रही है। और इस बीच सवाल यह है आज जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। हाँ, बच्चों को अगर सुरक्षित रखना है तो आपको एडल्ट को सुरक्षित रखना पड़ेगा। मैं आपको बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा हूं चैनल पे कि बच्चे, आपके वयस्कों की वजह से बच्चे ग्रसित होते हैं, ना कि बच्चों को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 0 से 5 साल, 5 से 10 साल और 10 साल से ऊपर जो बाहर आउटडोर एक्टिविटीज में है उनको मास्क पहनना सिखाना पड़ेगा, और जो हैंड हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग है वो सिखानी पड़ेगी। ये तो प्रिवेंशन की बात हो गई जो पूरे दुनिया जानती है। बट अगर आपको बच्चों को सही में बचाना है तो आपको एडल्ट्स को वैक्सीनेट करना पड़ेगा, और वो वैक्सीन करनी पड़ेगी जो 80-85% कारगर हो। ये बात डॉक्टर तोमर बेहद अहम कह रहे हैं। डॉक्टर भार्गव बिल्कुल वो कह रहे हैं कि वयस्कों का वैक्सीनेशन, लेकिन दो बातें और कहीं यहाँ पर डॉक्टर भार्गव ने, और क्या आपको लगता है कि उस मोर्चे पर भी हम काम कर सकते हैं? एक तो बच्चों के लिए जो जरूरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको थोड़ा एक्सपेंड किया जाए ताकि अगर हालात बिगड़ते हैं तो हम उनको बुनियादी सुविधाएं दे सकें, और एक कुपोषण की बात की, मेल न्यूट्रिशन की बात की यहाँ पर डॉक्टर भार्गव ने। क्या हम अवेयरनेस के मोर्चे पर कुछ काम कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसे बच्चों को भी अपनी इम्यूनिटी बेहतर करनी है? क्या ये मुमकिन है डॉक्टर तोमर? बिल्कुल सही कहा। जैसे कि बच्चों की संख्या, अगर हम 12 साल तक के बच्चों की संख्या लें तो इंडिया में 12 साल से कम की बच्चों की संख्या लगभग 18 करोड़ है, 18 करोड़ है। 18 करोड़ के लिए हमें जितने आईसीयू बेड्स चाहिए, पीडियाट्रिक आईसीयू मतलब पीडियाट्रिक आर नॉट मिनिएचराइज्ड एडल्ट, तो उसमें बड़े मतलब एडल्ट वाले डॉक्टर्स या एडल्ट आईसीयू या एडल्ट वेंटिलेटर्स काम नहीं कर सकते। तो वो आईसीयू बेड हमारे पास बहुत ही कम है, मतलब जितनी हमें रिक्वायरमेंट हो सकती है उसका 100% भी वी डोंट हैव। दैट्स व्हाई वी आर सो स्केयर्ड। इसलिए ही इतने डरे हुए हैं। अगर इस तरीके की जो संख्या अगर बच्चों की हो जाएगी, ग्रसित बच्चों की हो जाएगी, या उन्हें रिक्वायरमेंट होगी हेल्थ केयर की, तो वो शायद हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे और बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में आ सकते हैं। उसके लिए डॉक्टर तोमर, क्या जो हेल्थ सेक्टर है, पब्लिक हेल्थ सेक्टर को अगर छोड़ भी दें तो जो प्राइवेट हेल्थ सेक्टर है, क्या वो इस तीसरी लहर की चुनौती और बच्चों को लेकर जो खतरा है उसके मद्देनजर इस मोर्चे पर काम कर रहा है? क्या वो एक्सपेंशन पर काम कर रहा है? देखिए, इस मोर्चे पर सारे प्राइवेट हेल्थ सेक्टर भी और पब्लिक हेल्थ सेक्टर काम तो कर रहे हैं, लेकिन उसे एक लिमिट से ज्यादा बढ़ाना एकदम पॉसिबल नहीं है। आप पीडियाट्रिक डॉक्टर्स, पीडियाट्रिक ट्रेन्ड, आईसीयू ट्रेन्ड स्टाफ एकदम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। यही अभी हमें उसे प्रिवेंशन पे ध्यान देना होगा कि किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। वैक्सीन लगाना भी उतना आसान नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, एडल्ट पॉपुलेशन में उसको करना चाहिए, बच्चों को
एक तरीके से सेग्रीगेट मतलब करना चाहिए कि कितने 5 साल तक हैं, 10 साल तक हैं, किसको हम ट्रेन कर सकते हैं, किस तरह से इन्फेक्शन बचा सकते हैं। रही बात न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन पे भी ध्यान दिया जा सकता है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। ठीक है डॉक्टर धवन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो हमने की डॉक्टर तोमर से। मेल न्यूट्रिशन हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी समस्या है सर, आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कुपोषित है हमारे देश में। और क्या आपको लगता है कि अगर इस मोर्चे पर अवेयरनेस ही बढ़ा दी जाए, सरकारों के स्तर पर मुफ्त राशन दिया जा रहा है, तमाम स्कीम्स चल रही हैं वेलफेयर की, लेकिन क्या अगर कुपोषण को खत्म करने की तेज रफ्तार के साथ कोशिश होती है तो क्या वो मददगार साबित हो सकती है बच्चों को बचाने के लिए, बच्चों की इम्यूनिटी पावर को बिल्डअप करने के लिए? न्यूट्रिशन इंप्रूव करना विल डेफिनेटली हेल्प द इम्यूनिटी, लेकिन ये चीज़ ऐसी है जो कि ओवरनाइट नहीं की जा सकती। इट इज़ अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस एंड इट इन्वॉल्व्स अ लॉट बिगर लॉजिस्टिक्स देन द वैक्सीनेशन पार्ट। तो जैसे कहा गया कि वैक्सीनेशन में जोर देना है वो ज़रूरी है, बाकी प्रिकॉशंस जो है वो ज़्यादा ज़रूरी बन जाती हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, यूज़ ऑफ मास्क, स्टेइंग एट होम, स्कूल सभी को नहीं खुलने चाहिए जब तक चीज़ बिल्कुल सेट नहीं हो जाती है, वो सब प्रिकॉशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑल्सो, बट इट्स अ वेरी वेरी स्लो लेंथी प्रोसेस। डॉक्टर भार्गव, इसका सीधा मतलब है ये मान के चले कि कम से कम इस एकेडमिक सेशन में स्कूल कॉलेज नहीं खुलने जा रहे हैं? बिल्कुल डायनेमिक सिचुएशन है। जिस प्रकार से हमारे पास वैक्सीन आएगी, एक डेटा ये सिंपल कहता है कि अगर हम 40% लोगों को भी एक डोज वैक्सीन की लगा पाए जो 80% कारगर हो, तब भी हम स्लो डाउन कर सकते हैं वायरस के ट्रांसमिशन को। तो शायद अभी ये कहना अतिशोक्ति नहीं होगी कि अभी स्कूल खुलना बहुत दूर दिखता है। अभी तो हम नॉर्मलाइज की तरफ हो पाए, अगले कुछ हफ्तों में हम लॉकडाउन से निकल के अपनी नॉर्मल जीवन यापन कर पाए विद मास्क। यही एक बहुत बड़ी हमारे लिए चुनौती है ताकि नंबर ऑफ केसेस ना बढ़े। ये बात हमारे को समझना आवश्यक है। इस बार डेटा से, साइंस के माध्यम से करना जरूरी है। अगर सिंगापुर विद इन 2 दिन के अंदर में लॉकडाउन लगा सकता है जिस तेजी से केसेस बढ़े हैं, हमको भी देश में ये देखना पड़ेगा कि इस बार पिछली बार की हालत ना हो। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आइडियल कंडीशन में सारे बेड होते, ऑक्सीजन होती, रेमडेसिविर होती और सारी दवाइयां होती, तो शायद यूके की तरह B1.167 वेरिएंट इतनी मृत्यु का कारण नहीं बनता। तो हमको ये भी समझना आवश्यक है कि वायरस को 2 तरीके से देखना जरूरी है। क्या ये ज्यादा इन्फेक्टिव है या ये ज्यादा खतरनाक है? अगर स्वास्थ्य सेवाएं होती तो क्या ये उतने ही लोगों की मृत्यु का कारण बनता? अगर ये रिसर्च हमको मिलती है ICMR के माध्यम से, तो शायद पैनिक जो है वो कम हो जाएगा पहले के मुकाबले में। सर, लेकिन इससे अफसोस की बात कुछ नहीं हो सकती कि हमारे यहाँ वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जितना जरूरत है ना तो पब्लिक सेक्टर में है और ना ही प्राइवेट सेक्टर में। एक अहम सवाल सर जो शुरू में भी मैंने पूछा था और लोगों के जहन में होगा, दर्शकों के जहन में होगा, डॉक्टर भार्गव, बच्चों की वैक्सीन पर क्या काम बहुत तेजी से हो रहा है? क्या आने वाले कुछ महीनों में बच्चों के लिए अलग से वैक्सीन मिल सकती है? क्या देश के हर जरूरतमंद बच्चे को वैक्सीन लग सकती है? देखिए, ये वैक्सीन का जो प्रक्रिया है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और वेरियस प्रकार की वैक्सीन बढ़ रही है। बच्चों में हमने देखा कनाडा में 12 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाना स्टार्ट कर दिया। तो अब हमारे पास 3-4 महीने का हेडवे होगा जहां पे हम देख पाए कि कोई दुष्प्रभाव तो नहीं हो रहा, बच्चों में कोई मानसिक परेशानियां तो नहीं आ रही, और हमारी खुद की होम ग्रोन वैक्सीन जो है कोवैक्सीन, वो किस प्रकार से बिहेव करती है, क्योंकि इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव वो नहीं देती है। तो ये बहुत ही कारगर चुनौती है हम लोगों के लिए, पर ये सुखद खुशी भी है, खुशखबरी भी है कि धीरे धीरे हम एडल्ट से पीडियाट्रिक की तरफ बढ़ रहे हैं। बट किस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा इतनी बड़ी जनसंख्या में, ये देखना आवश्यक है। मैं बार बार 18 मई को आपको बोल रहा हूं कि जब 6 महीने बाद बच्चों की वैक्सीन लगेगी और लगनी स्टार्ट होगी, तो कहीं ऐसा ना हो जो आदमी कारगर हो, जो कारखाने में काम करता हो, उसको वैक्सीन ना लगे, बट एक अमीर बच्चे को 12 साल के बच्चे को वैक्सीन लग जाए, क्योंकि वैक्सीन शॉर्ट सप्लाई में होगी। अगर वैसा आता है तो हमको सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके से बात करें, क्योंकि बिल्कुल, लेकिन एक वेलफेयर स्टेट में ऐसा होगा इसकी उम्मीद तो नहीं की जानी चाहिए सर। पॉलिसी मेकर्स ऐसा कुछ करेंगे एक वेलफेयर स्टेट में, इसकी उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। लेकिन डॉक्टर तोमर, तीसरी लहर को लेकर, तीसरी लहर कब तक आएगी, इसको लेकर जानकार क्या कह रहे हैं, आप लोग किस तरीके से प्रेडिक्ट कर रहे हैं, और सर क्या आपको उम्मीद है तब तक बच्चों के बीच की जो वैक्सीन है उसको लेकर कोई उम्मीद जगती है? डॉक्टर तोमर, देखिए, वैक्सीन बहुत जल्दबाजी बच्चों के लिए जो वैक्सीन है वो तो उसमें वो प्रक्रिया में है, उसके ऊपर जितना भी स्टडीज हैं वो चल रहा है, ट्रायल्स चल रहे हैं। ऐसा उम्मीद की जा रही है कि वो विद इन 1.5 मंथ्स वैक्सीन आ जानी चाहिए। और जहां तक ये थर्ड वेव का सवाल है, थर्ड वेव के बारे में कोई भी निश्चिंतता के साथ नहीं कह सकता कि ये कब आएगी, पर
लोगों के जो साइंटिस्ट ने और बाकी जो इसमें वर्क कर रहे हैं उन लोगों ने कहा है वो इट इज एक्सपेक्टेड समवेयर अराउंड सितंबर अक्टूबर ठीक है। डॉक्टर धवन, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से जो डॉक्टर तोमर कह रहे हैं अगले 1 से 1.5 महीने के बीच बच्चों के लिए वैक्सीन बाजार में आ सकती है, सितंबर से अक्टूबर के बीच तीसरी लहर आ सकती है, यानी एक थोड़ा वक्त मिल जाएगा, एक विंडो मिल जाएगी बच्चों की वैक्सीन को और ज्यादा मैन्युफैक्चर करने के लिए। वैक्सीन के आने का अनुमान ठीक लगता है, लेकिन वेव का प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। कोई भी हम जो सेकंड वेव आई बहुत ही अचानक आई, किसी को पता नहीं चला था कि वेव कब आ रही है कब नहीं आ रही है। अगर वेव का आने का प्रेडिक्शन पॉसिबल होता तो हम शायद सेकंड वेव को भी हम रोक पाते। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट एनी वेव्स, बट यस इतना जो अगर देखें हिस्ट्री को लास्ट 1 ईयर की, वेव्स आती जाती रहेंगी। इस समय डॉक्टर भार्गव, आप इनकार कर रहे हैं, 30 सेकंड है मेरे पास, क्यों आपको लग रहा है तीसरी लहर नहीं आएगी? हम वैक्सीन को बढ़ा पाएंगे, हमारे पास 2 बिलियन वैक्सीन होंगी, हम तीसरी वेव को नहीं आने देंगे। अगर आएगी भी तो वो रिपल होगी, रिपल होके जिस तरह से मिशिगन में आई है अमेरिका में वेव, वो आके चली जाएगी। इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस है, तैयारी। डॉक्टर धवन, आप इत्तेफाक रखते हैं डॉक्टर भार्गव से, वो कह रहे हैं तीसरी लहर का जो डर दिखाया जा रहा है वो उतनी खतरनाक नहीं होने जा रही है। वो बेस कर रहे हैं इस बात पे कि वैक्सीनेशन हो गया। अगर वैक्सीनेशन हो पाएगी तो डेफिनेटली हम वेव को रोक पाएंगे और वेव को हम रिपल में कन्वर्ट पाएंगे। लेकिन अगर वैक्सीनेशन नहीं हो पाती है, अगर हमारा बिहेवियर चेंज नहीं होता है, जिस तरह से हम लोगों ने पिछले 6 महीने में लोगों ने बिहेव किया है, लोगों ने प्रिकॉशन नहीं ली है, लोग हॉलिडेज में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, डिनर्स आउट कर रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, मॉल्स में जा रहे हैं, अगर वो बिहेवियर चेंज नहीं होगा, प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे, तो फिर वेव का आना लगभग निश्चित है। अगर हम प्रिकॉशन लेते हैं, 2 मोर्चों पर काम करना बेहद जरूरी है। अगर हमें अपने देश के नौनिहालों को बचाना है, अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा और सरकारों के स्तर पर वैक्सीनेशन हर किसी तक पहुंचे ये सुनिश्चित करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और तीसरी लहर को लेकर, सिंगापुर स्ट्रेन को लेकर, बच्चों पर कोरोना के कहर को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे उन सवालों का जवाब देने के लिए। रुक रहे हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ।